वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। में कॉलर क्वेश्चन अनाउंस करना भूल गई थी। मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि एज अ वुमन ड्राइवर या जनरली एक खातून जो कि ट्रैवल करती है वर्क या वापस घर, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमसे शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320088705 और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/mehikthemorning ऑफिशियल। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हिना ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पर्सनल एंड फिटनेस ट्रेनर ज़हीर कियानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। क्या करने जा रहे हैं आज आप? आज हम किक बॉक्सिंग करेंगे। किक बॉक्सिंग करेंगे, अच्छा, जिसमें एक्चुअली आपके कोर मसल्स आपके ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और अपर पोर्शन, लेकिन उसमें किक्स भी हैं तो आपका लोअर पोर्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है। It's kind of the full body mixtures, basically fat loss, fitness and overall good for the health. अच्छा, जबरदस्त। और आई थिंक सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, जिनको जरा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं या फिर अग्रेशन होती है, उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है कि आपका जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी आउट हो रही होती है, यू गेटिंग रिलीफ बेसिकली, तो काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं यू आर गेटिंग एज वेल। तो हम लोग स्टार्ट करें फिर? यस, लेट्स स्टार्ट विद द रूटीन वार्म अप। यस, दैट वाज अमेजिंग एंड आई थिंक वेरी हेक्टिक। वेरी गुड कार्डियो एज वेल। मुझे रियली एंजॉय। अगर हमने हिना को सांस चढ़ा दिया तो आई थिंक सो दैट वाज गुड कार्डियो, बिकॉज आप यूजुअली कि आप जल्दी जो है नहीं थकते हो। अच्छा, ये बिगिनर्स के लिए भी ऐसे ही है? ये बेसिकली है, ये बेसिक है जी। अच्छा, बेसिक अगर इतना अग्रेसिव है तो इसके नेक्स्ट लेवल्स कितने होंगे? हाई इंटेंसिटी। इट्स बेसिकली डिजाइन ऐसे किए गए कि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो बेसिकली बिगिनर्स होते हैं, दे कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें फुल बॉडी इंगेज होती है आपकी, यू बर्न बॉडी फैट्स आप बर्न करते हैं, चर्बी एक्स्ट्रा होती है और एक्स्ट्रा जो है आपके बेनिफिट्स। और इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनर होना जरूरी है या आप खुद भी जो है घर पे कर सकते अगर लोग हमें देख रहे होते हैं साथ तो वो फॉलो भी कर सकते हैं हमें सेम ट्रेनिंग पैटर्न पे। अच्छा, सो कैन फॉलो एक आप फॉलो भी कर सकते हैं, ट्रेनर होना जरूरी है। हाँ, और मैं ये कहूंगी कि प्रिकॉशन जरूर लें ना, घर में बहन भाई दोनों उठ के जो एक दूसरे को किक्स मारना शुरू कर दें। वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर पार्टनर एज वेल। हाँ बिल्कुल, आप लोग जो है दो लोग करें, लेकिन यू सॉ दैट वी weren't एक्चुअली हिटिंग ईच अदर। फ्रेंड्स कर सकती हैं, बहन भाई कर सकते हैं, एक्चुअली नहीं मारना इस बहाने से नहीं कि नहीं, वो मैम सुंदस ने सुबह दिखाया था अपने शो के ऊपर, तो हम लोग जो है आज किक बॉक्सिंग करेंगे, नॉट अलाउड टू टच ईच अदर, एक्चुअली नहीं मारना है प्रिकॉशन के साथ। एंड आई वुड एडवाइज यू कि कोई भी इस तरह की जो थोड़ी सी एक्सट्रीम एक्सरसाइज होती है उसको आप स्टार्ट एक ट्रेनर के साथ करो, बिकॉज वो आपको प्रॉपरली समझा सकेंगे, क्योंकि अपने आपको एक्सर्ट नहीं करना। एंड आपने किक्स वगैरह देखी, एक गलत किक हो जाता है आपकी कमर में, जो हम किक कर रहे थे अपना अपर बॉडी को स्लाइटली पीछे पुल करके, देन फ्रंट किक, नी अप एंड किक, पोस्चर होता है ना प्रॉपर, ये चीज ये एग्जैक्टली। तो अगर आप वैसे ही किक्स और पंचेस मारना शुरू हो जाएंगे तो आपकी जो है कोई चुके शुके भी जो है वो निकल सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे भी याद आ गई, क्योंकि कुछ लोग जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको एक्सरसाइज की वजह से मसल्स में सोरनेस हो जाती है, तो वो वैसे ही समझते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपका ठीक हो जाता है, वो वैसे ही सोरनेस होती है। अगर आप पेन किलर ले लें तो आपके मसल्स फिर यूज्ड टू हो जाते हैं एक्सरसाइज हो जाएंगे। पेन किलर ना भी लें, अगर आप उसको 2-3 दफा रिपीटेडली करेंगे तो आपके रिपीट भी करने, थोड़ा सा अपना वाटर इनटेक अच्छी करें, डाइट अच्छी करें, टेक गुड रिकवरी, रेस्ट करें, यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रूटीन। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया मियां नईम साहब ने, जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खांसी जुकाम की वबा से बचे? नहीं, खांसी जुकाम तो है ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि आज इमोशनल हालात कैसे हैं। उसकी वजह कि आप बड़े दिनों से कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि टीवी पे न्यूज पे सुपर मून के बारे में बात हो रही है। सुपर मून आज है ना? आज है। अच्छा, कल मैं देख रही थी, इट वाज वेरी वेरी ब्राइट। आज सबसे ज्यादा होगा। अच्छा। अराउंड तकरीबन कुछ 6:45 पे फुल पीक पे होगा अपना, उसका होगा। क्या असर होगा इसका? असर इसका होता ही है कि वाटर साइन
उनके ऊपर ज्यादा। अच्छा। इसलिए कि आपने टाइड्स ऑफ मून सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, मदोजर जी जिसे हम कहते हैं कि ये चांद जैसे ही घटता बढ़ता है तो समंदर की लहरें उसी हिसाब से इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात ये बताऊं कि वो साइन जो वाटर साइन है, जैसे स्कॉर्पियो उसमें आ जाता है, कैंसर, एक्वेरियस, ये तीनों साइन जो हैं इनके ऊपर ज्यादा इमोशनली ज्यादा चार्ज होते हैं, एक्टिव होते हैं। अच्छा। एग्जैक्टली जबरदस्त। अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टेट ऑफ माइंड। सैड हैं तो फर्दर डिप्रेशन में चले जाएंगे, हाइपर हो जाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे, ये सारी चीजें हर चीज हाइटन हो जाती है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि नेचर ने पानी, ये बेसिकली वाटर को अफेक्ट करता है। मून का ये जो टाइड्स हैं और ये जो उसकी ग्रेविटी पुल में थोड़ा सा फर्क आता है ये है। और ब्रेन हमारा वो भी एक वाटर में फ्लोट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए ओवरऑल सबको फर्क पड़ता है। और वैसे भी जब आम को नहीं पड़ेगा, लेकिन जब जो देखेगा उसे महसूस जरूर होगा कि आसमान खूबसूरत है, चांद खूबसूरत है, रोशनी। आज मैं इसी रेफरेंस से बात कर रहा था कि सुपर मून डे है और देखना इसलिए चाहिए कि रेयर चांस है। हाँ, कह रहे जिंदगी में दोबारा 70 इयर्स क्लोजेस्ट साइकिल है, 14% बड़ा और 30% एक्स्ट्रा ब्राइट। अच्छा, जबरदस्त। ये तो आप सारे जो है, और प्लीज पिक्चर्स शेयर कीजिएगा हमसे, जो भी इसकी पिक्चर्स exactly. खींचता है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स आने वाली हैं। तो जो तुमने भी DSLR लिए हुए ना, आज सारे पुट देम टू यूज और खूबसूरत सी पिक्चर्स जो है इसकी खींचे। मुझे लगता है पर ये मून की वजह, सुबह मैंने आज ओपनिंग की कि ये जो लड़कों में छेड़ाछाड़ी नहीं होती थी, पीछा करना, बाजें कसना, ये आजकल फिर से बहुत ज्यादा हुआ है। मुझे लगता है उनके भी इमोशंस जो है ना मून की वजह से कुछ हाइटन हो गए, जो इस वक्त जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। लेकिन वैसे बात ये कि ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये हमेशा से है। हाँ, लेकिन बीच में बड़ा कम हो गया था। लेकिन नहीं, इसमें भी मैं आपको बताऊं, डिपेंड करता है कि एरियाज वाइज, मतलब बहुत से एरिया, यानी इस्लामाबाद में ये चांसेस कम मिलते हैं, पिंडी में कुछ एरियाज बेहतर है, कुछ एरिया आपको ज्यादा मिलेंगे, लाहौर, कराची से अकॉर्डिंगली वो है। मैं वही कह रही थी कि मैं वजूहात पिन पॉइंट नहीं करूंगी वरना मुझसे बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए लेकिन सिर्फ एक मैं नसीहत ही कर सकती हूँ कि प्लीज जरा जो है ठीक रहिए। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करूंगी कुछ सवालात से, उसके बाद हम सितारों पे आ जाते हैं। मुझसे पूछा हुआ है वजीहा ने इस्लामाबाद से, 2 फरवरी 1984 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 2 फरवरी। आपको मैं पेन भी ला देती हूँ। मेरी शादी का बहुत इशू है, रुकावटें आ जाती हैं, इस हवाले से कुछ बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल। असल में ये एक ऐसा साइन था जो 2005 से प्रॉब्लम में चल रहा था। उसके बाद स्लाइटली थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई, बेहतरी हुई, लेकिन फिर मुश्किल हुई। 2013 से 2015 का पीरियड ऐसा था जहां पे चीजें बहुत करीब आके फिर वापस गई, यानी चीज बनती, फाइनलाइज हुई और फिर उसके बाद खत्म हुई। और ये साइकिल इनका ऑलमोस्ट, मैं अगर ये कहता हूँ कि नवंबर 22 अब तक जारी है। अच्छा, फॉल्स पीरियड है, खत्म नहीं हुआ। ये जाके फरवरी, यानी इनका नेक्स्ट जो बर्थ पीरियड है, बर्थ मंथ है, उसके बाद जाके ये इम्प्रूव होना शुरू होता है। अच्छा, तो अभी आपको सब्र करने की जरूरत है, थोड़ा सा सब्र करें, और जब टाइम सही होगा तो इंशाल्लाह फिर रिश्ता भी बहुत अच्छा और वो नेक्स्ट जो इनका मैरिज पीरियड है वो फरवरी टू अगस्त 2017। अच्छा, वो इनका पीरियड है। ठीक है, जबरदस्त। हमसे अली पूछते हैं सखर से, 1 मार्च 1994 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, 3rd ईयर में मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ मगर नंबर नहीं आते, क्या करूं? 1 मार्च। पाइसिस साइन है, पाइसिस साइन में 4th हाउस में सैटर्न की थोड़ी सी, 10th हाउस में एक पोजीशन है। वो जब होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा मसले हमें ये बन जाते हैं कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बनता है, और होता ये है कि आप पढ़ते पढ़ते दिल उचाट होता है, कंसंट्रेशन में फर्क आता है, तवज्जो में फर्क आता है। एक तो ये है कि जब भी पढ़ने बैठे कोशिश ये करें कि छोटे छोटे वक्फों में पढ़ें, कांस्टेंट ना बैठें फिर उठ जाएं, और उसके बाद जिस चीज को रिपीट कर रहे हैं या जिस चीज को इन्होंने याद किया उसको लिखें एक दफा। लिखना बहुत जरूरी है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पेन, और हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं साइमा? हम भी ठीक है। आपकी मियां नीमुल हसन साहब से बात करनी है। जरूर कीजिए। मेरा नाम साइमा है, मेरी अम्मी का नाम शकीला है। डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, अपनी शादी के बारे में पूछना था। मैं नहीं बच्चे फिर बता सकता, डेट ऑफ बर्थ तो बहुत जरूरी है। बता सकता डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं पता? सॉरी, नहीं बिल्कुल नहीं पता। मैं फिर नहीं बात कर सकता। डेट ऑफ बर्थ किसी तरह निकाल लो ना, कुछ जिस तरह जिनको नहीं पता हो तो फिर ये करते हैं ना कि अच्छा गर्मियाँ थी, सर्दियाँ थी, या फिर उसमें भी गैस वर्क हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता। अच्छा, किसी को अगर अपना इस्लामिक वो भी पता हो ना डेट, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। वो तो निकल आती है ना, बिल्कुल किसी भी रेफरेंस से हो। एग्जैक्टली, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो बहुत जरूरी है भाई, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। अच्छा जी,
राहीला मुल्तान से पूछती हैं 1 जून 1919 की डेट ऑफ बर्थ है, घर में काफी लड़ाई झगड़े रहते जी। हैं, आपस में किसी की भी बनती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जेमिनाई है, जेमिनाई में जैसे कुछ सितारों में कोई नेगेटिव प्लैनेट्स आता है तो उसके बाद हालात में डिस्टर्बेंस आती है। ये जेमिनाई है तो घर में बेसिकली जब नहीं बनती तो इसका मतलब ये कि इनका इंडिविजुअल इनका मसला नहीं है, ये ओवरऑल सारी फैमिली के साथ है। अच्छा, फैमिली के साथ जब ये होता है तो देखा ये जाता है कि किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। घर में 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, माँ और बाप। क्या उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, या बड़ा भाई बहन, इस तरह के। अब देखा ये जाता है, मेरे सामने इनकी डेट ऑफ बर्थ है तो मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि ये सिलसिला शुरू से चल रहा था घर में, लेकिन इनको ज्यादा एहसास होना शुरू हुआ जब ये ज्यादा सेंसिटिव हुई, क्योंकि जेमिनाई सैटर्न में जब आता है तो अफेक्ट करता है। वो पीरियड स्टार्ट होता है इनका नवंबर 2015 के बाद से। तो यानी ये इमोशनली डिस्टर्ब होना शुरू हुई, इरिटेट हुई कि खुदा का वास्ते ये सिलसिला खत्म हो जाए। पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, होगा इससे पहले भी, लेकिन आप कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त हो जाती। अब बर्दाश्त खत्म हो रही है, लेकिन बर्दाश्त खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको खत्म करने के लिए कुछ और ऐसा कदम करें कि घर में मजीद झगड़ा पैदा करें। नो, इसलिए कि जब आपकी भी बर्दाश्त खत्म होती है तो होता क्या है घर में, कुव्वत बर्दाश्त, टॉलरेंस। जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते तो छोटी छोटी बातें वो बड़ी बन जाती हैं बातें। तो बात यह कि सारे ही अगर एक दूसरे को टॉलरेट करें, स्पेस दें, तो ये चीजें कम हो जाती है। ये फैमिली इशू है, यानी ये सोशल इशू भी है, और उसके बाद इंडिविजुअल सेटअप में जाते हैं तो फैमिली इशू है, फैमिली काउंसलिंग डोमेस्टिक है, और उसको उसके हवाले से ठीक किया जाए। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी पूछिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर जी 2001, ठीक है, रात 10 बजे। ठीक है, ठीक है, पूछना क्या है? उनकी हेल्थ और एजुकेशन के बारे में पूछना अच्छा, हेल्थ का मैं थोड़ा सा बताऊं कि उनका खाने पीने में जरा सा एहतियात रखिएगा। उनके हजम में प्रॉब्लम है, थोड़े से डाइजेस्टिव, ठीक है। एक तो ये उनका जरा सा रखना है, और एजुकेशन में भी बच्चा जो है ना, अभी एज बल्कि बच्चा नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट एज है इनकी। इस वक्त 15 साल तकरीबन एज उनकी हो चुकी है, और यही वो उम्र होती है जिस उम्र में जाके बच्चे अपना फ्यूचर सेटल करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम इसका भी है, यानी इससे शिकवा अमूमन ये होता है कि मेरी बातों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, अहमियत नहीं जाती। इसका साइन स्कॉर्पियो है। आप जरा ज्यादा तवज्जो दें, जरा एक्सक्लूसिव बाकी बच्चों से हटके इसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, और इसे ये एहसास हो कि मेरे प्रॉब्लम या मेरी बातों को कोई सुन रहा है और तवज्जो दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो मुझे दिखाई देता है वो सिर्फ यही फैक्टर दिखाते, इमोशनली थोड़ा सा लो है, और इसमें इसे प्यार और मोहब्बत से अपने आप को इन्वॉल्व करना है अपने साथ। इसको जो थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है। हम सितारों पे जी बिल्कुल आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये ऑलमोस्ट हमारा स्कॉर्पियो का लास्ट वीक चल रहा है, और उसके बाद हम इंटर होंगे अपना सेजिटेरियस, फिर बात करेंगे। और इस वक्त जो मतलब इसमें पहला साइन हमारा एरीज में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी डेवलप होती है, यानी यहाँ पे यूं महसूस होता है कि जैसे बेयकीनी की कैफियत होती है माली मामलात के सिलसिले में, और उसकी कुछ वजूहात भी हैं, क्योंकि कुछ अरसे से प्रॉब्लम चल रहे थे और अब जाके वो बेहतर होना शुरू हुए हैं। अब पिछले मार्च से सितंबर से बेहतर हुआ है, लेकिन आपको शायद माजी की वजह से यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या ये पेस कायम रहेगी। ये कैफियत है, यस कायम रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। जो भी काम करें उसे समझ बूझ के साथ करें। इन्वेस्टमेंट में आपने एहतियात करनी है, कहीं भी करें पहले अच्छी तरह देखें, मशावरत करें, और जब करें तो ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिख लिखा के कीजिएगा। नेक्स्ट साइन टॉरस। टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो जैसा कि मून की बात हुई थी, चांद जो है आज फुल मून है, और कुछ सितारे किसी जगह कमजोर होते हैं, किसी जगह मजबूत होते हैं, जिसे एग्जॉल्टेड पोजीशन कहते हैं। आज टॉरस की एग्जॉल्टेड पोजीशन है मून में टॉरस होने की वजह से। तो टॉरसेरियन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, सुपर मून अफेक्ट करेगा और फुल मून करेगा, तो इसी के साथ साथ आपकी इमोशनल फीलिंग बड़ी हाई है, चार्ज है आप, और ये चार्ज होना आपके लिए बहुत फायदेमंद है, मजे की बात है। लेकिन
देखा यह जाता है कि किस एरिया में आप चार्ज हो रहे हैं। कभी कभी गलत जगह पे भी गलत चीजें चार्ज हो जाती हैं, तो लिहाजा अपने आप को बहुत ख्याल रखना है, इसका बहुत ख्याल रखना है, एहतियात के साथ कीजिएगा। और इसी के साथ साथ खर्च करने के मामले में, क्योंकि जुपिटर आपका 12th हाउस के करीब जो है मौजूद है, माली मामलात में आपको एहतियात की जरूरत देता है कि जज्बाती होकर, इमोशनल होकर बेदरेक खर्च ना करें। थोड़ा सा इस हफ्ते में एहतियात कीजिएगा। नेक्स्ट साइन हमारा जेमिनी। जेमिनी में जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहे हैं वर्किंग एरिया में। जैसे अभी हमें इत्तेफाक से कॉल आई थी तो वो भी जेमिनी है, यहाँ पे भी हम देखते हैं। और खासकर मैं ये कहूँ, आज तकरीबन शाम 4 बजे से लेके बुध की शाम तक 3 दिन सैटर्न मून अपोजिशन होते हैं, 2 सितारे अपोजिट होते हैं। जब ये अपोजिट होते हैं तो ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यहाँ पे जाके आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में छोटी छोटी बातें तकलीफ देती हैं, हसास ज्यादा हो जाते हैं, महसूस होता है। अगर किसी ने मुंह से बात भी नहीं की तो देखने से ही आपको शिकवा हो जाता है कि इसने मुझे देखा गलत है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आप बहुत ज्यादा हसास हैं। जिससे आप शिकवा करते हैं उस गरीब को तो पता भी नहीं होता कि मैंने ऐसा कुछ किया या नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए जेमिनी जरा अपने आप को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखें, प्रैक्टिकल रखें। और ऐसी कोई फीलिंग आती है तो ये ज़हन में रखें कि ये शायद आपका एहसास है, दूसरे ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और इसी तरह सबॉर्डिनेट्स, जहां आपने अपने जूनियर्स के साथ काम करें, उनके साथ भी रवैया आपका बड़ा बरादराना, मुशफ़क़ाना, प्यार वाला और बड़ा फ्रेंडली सा होना चाहिए। नेक्स्ट साइन कैंसर। कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो बिजनेस गुड, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी और खासकर आईटी से रिलेटेड, ऐसे लोग जो आईटी से रिलेटेड हैं उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस में एक्सपेंशन, ग्रोथ और जॉब के लिए लोग कैंसेरियन जिन्होंने नौकरी जॉब के लिए अप्लाई किया था उनके लिए भी फॉलो अप का वक्त है। होता ही है कि किसी भी चीज़ को अप्लाई करके बैठा नहीं जाता, फॉलो अप किया जाता है। और फॉलो अप मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी आप कुछ ना करें लेकिन एक वक्त होता है जब आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो आपका उसका मस्बत जवाब मिलता है। तो ये आपका ये वक्त है। ल्यू साइन नेक्स्ट हम जब देखते हैं तो रिकग्निशन, यानी ये एहसास होता है कि मैंने बड़ी सर्विसेज दी हैं, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका सिला नहीं मिल रहा। ये एहसास, अच्छा ये एहसास कभी कभी हमारे अंदर खुद होता है, कभी लोग पैदा करते हैं, या कभी हम दूसरों को देखते हैं कि मेरे इर्द गिर्द के लोग तो बड़े नवाजे जा रहे हैं, कंपैरिजन में नवाजे जा रहे हैं, मैं भी इसमें बहुत कुछ हूँ लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये एहसास जो है आपके अंदर उजागर हो रहा है और इसको आपने टैप करना है, यानी कंट्रोल करना है। लियोज में अक्सर ये एहसास होता है, जनरली ना उनकी स्टेट ऑफ माइंड यही रहती है exactly. कि मैं क्यों नहीं, मैं है ना। लेकिन जब मून चार्ज होता है ना ये तो ज्यादा इफेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा है कि आपने, वो कहते हैं कि इसका एहसास करवाएं। आपकी जैसे कहते हैं काम बोलता है और जब वो बोलेगा तो दिखाई देगा, खुद ना बोले काम को बुलवाएं, वो बोलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। मेहनत ज्यादा कीजिएगा। वर्गो साइन नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल इश्यूज, लीगल मैटर्स। क्योंकि सैटर्न आपकी पोजीशन लीगल हाउस के साथ, जुपिटर के साथ खास एंगल से बना रहा है। अगर आपके कानूनी मामलात हैं, कोर्ट कचहरी कोई ऐसा, उसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा। उसी के साथ साथ मनी मैटर्स में एहतियात कीजिएगा कि अगर कोई बैंक, क्रेडिट कार्ड, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें डिफॉल्ट ना हो, पेमेंटें ऑन टाइम आप कीजिएगा। उसकी वजह यह कि चौथे घर में जब ये पोजीशन होती है तो फिर बाज़ का मुश्किलात होती, हो सकता है कुछ वर्गों को हों भी, तो वो उन्हें फिर बाज़ का अपने इन मामलात को निकलने के लिए अपनी चीज़ें, जायदाद भी बेचनी पड़ती है। तो अगर आप टाइमली इन चीज़ों को साथ साथ सॉर्ट आउट करते हैं तो फिर ये मुश्किलात से आप बच सकते हैं। लिब्रा साइन नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो एग्जैक्टली चूंकि दोनों पड़ोसी एक दूसरे के साथ साथ साइन है, लेकिन लिब्रा को अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इससे पहले आपके पास पैसे नहीं थे, पिछले 1-1.5 महीने से फ्लो ऑफ मनी अच्छा है, मौके अच्छे हैं। आपके लिए भी यही सजेशन है, प्रॉपर इन्वेस्ट कीजिएगा, कुछ सेविंग कीजिएगा, क्योंकि सेविंग फिर काम आती है। ऐसा ना हो कि जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे ही उड़ा दिए जाएं। इनका रूलिंग प्लेनेट होता है वीनस। वीनस का जो रूलिंग प्लेनेट होता है, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा पहनना, ये 3 शौक होते हैं। और उसके लिए ये नहीं पता चलता कि क्या इन सारी चीज़ों का वक्त है या नहीं है। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हो सकता है कि आपकी कुछ दबी ख्वाहिशात हों जो नहीं पूरी हुई। अब चूंकि कुछ हालात बेहतर हैं तो आप फौरी तौर पे उनको पूरा करें, नहीं आहिस्ता आहिस्ता करें। पूरा साल आपके सामने रखा है, मौके आते रहेंगे। स्कॉर्पियो साइन में जब हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे अगेन
इश्यूज को सॉर्ट आउट कीजिएगा। छोटे छोटे इश्यूज आपके गिर्द बन रहे हैं, डोमेस्टिक इश्यूज बन रहे हैं, खासकर अगर ये हस्बैंड एंड वाइफ स्पाउस लेवल पे है तो इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। उसकी वजह है कि स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है और ये इस वक्त एक एग्जॉल्टेड पोजीशन में, जब ये होता है तो आप भी इमोशनली हाई होते हैं। गुस्सा जिसे कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, छोटी छोटी चीज़ की वजह से आप यानी फौरन रिएक्ट करते हैं, जितना बात नहीं होती जितना बड़ा रिएक्शन या रद्द अमल होता है। इसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना, और खासकर घर में ख़वातीन के लिए मैं खासकर बात करूंगा कि छोटे बच्चों से जब ट्रीट करें तो किसी का गुस्सा उनके ऊपर ना निकालें। उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि बजाय इसके कि आप कंफर्टेबल होंगी, बच्चे भी इरिटेट होंगे और उससे घर का ओवरऑल माहौल सारा वो खराब होगा। अच्छा, अक्सर माएँ क्या कहती है ना कि जिस तरह गुस्सा आया हुआ होगा किसी और पे, बच्चों पे तो बड़ा प्यार आता है ना, तो बच्चा अगर कोई बदतमीजी कर रहा है और कोई और टोक दे तो उस इंसान को ये दिखाने के लिए ना कि तुमने मेरे बच्चे को टोका है, बच्चे को पकड़ के इतनी लगाएंगी कि वो गिल्टी हो जाता है कि यार मैं कुछ कहता ही ना है इसको, उस बेचारे को मैंने इतनी मार पड़वा दी। बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हमेशा ये करती है मैं ना, पकड़ के इसने किया गाह लगा कर फिर आप ही बचा रहे हो तो नहीं रहने दो, एग्जैक्टली, यू नो आप शिकायत लगा रहे थे। तो इसलिए ये इन्होंने सब मदर्स की बात की, मैं स्पेशली स्कॉर्पियो मदर्स के लिए बात करूंगा। आपने ये काम कतई नहीं करना, बच्चे बेचारे को प्यार से डील कीजिए। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। हाँ, मुझे इनसे पूछना है, अपनी बेटी के मतलब पूछना है। जी जी पूछिए। 24 जनवरी जी 1992 जी। और मैंने पूछना था कि उसका पैदाइशी नाम तो मैंने निमरा रखा था। निमरा, अच्छा जी। हाँ जी, लेकिन अब उसका 8th क्लास में मैंने इसका नाम चेंज कर दिया जी। अब क्या रखा? उसका नाम फातिमा। फातिमा एफ, ठीक। ओ हाँ, और कोई पूछना है आपने? नहीं, मैंने पूछ लिया, लेकिन नमरा से जब आपने फातिमा किया तो क्यों किया? और एफ इसमें एफ ऐड हो गया। एफ का नंबर 8 होता है, उसका नंबर 5 था। 5 के ज्यादा म्यूटेबल कंफर्टेबल होते हैं। आप क्या ये महसूस नहीं करती कि इसके बाद अभी रिसेंटली पिछले 1.5-2 साल में उसके मिजाज में थोड़ी सी सख्ती आई है, थोड़ी सी जिद का एलिमेंट आया? हाँ जी, आ गया ना? यस। अब आप हमसे शुरू में बच्ची ना तो उसके बाद बहुत चिड़चिड़ी और गुस्से वाली। ठीक है। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि ये वो सख्त सा नाम है तो आप इसका चेंज करने, कारी साहब ने कहा था। अच्छा अच्छा। तो अब बेहतरी हुई है? तो उसके बाद बेहतरी हो गई थी, लेकिन ये पिछले दिनों जो प्रपोजल आते हैं फिर वो आते हैं और देख के चले जाते हैं, उसकी वजह से शायद इसके मिजाज में थोड़ी सी ना स्ट्रिक्टनेस आ रही है। अच्छा, लेकिन इसको अब आप नाम को बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्योंकि जो नाम बड़ा प्यारा नाम है और इसकी बड़ी एक फजीलत है, इसलिए उसके साथ हम नहीं बात करेंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा बच्ची को ना ये प्रपोजल्स के बारे में बड़ा प्यार से हैंडल करना है, इसलिए कि ये एक बड़ा हसास मामला होता है। खासकर ये बड़ा हमारे माशरे में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। प्रपोजल आता है, खामोशी से आए तो अच्छी बात होती है, लेकिन ये बड़ा जालमाना रवैया है कि लोग 2-2, 4-4 की तरह आते हैं, बैठते हैं और उसके बाद खामोश होते हैं। बच्चों के दिल पे, खासकर बेटियों के दिल पे इसका बड़ा बुरा असर होता है। ये थोड़ा सा एहसास है रिजेक्शन का, ना होने का, ये तकलीफ देता है। और दूसरी बात यह कि एज में भी हम देखते हैं, उम्र में भी देखते हैं, तो अभी बच्ची की उम्र भी उतनी नहीं कि इतनी ज्यादा परेशानी हो आपको। ठीक है, जरा सा इसको प्यार से, मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता डील कीजिएगा और उसके साथ बैठें, आप उसके साथ बैठें और बात कर, उसके प्रॉब्लम को सुने जरूर। जो शिकवा करती है उसे सुनिएगा जरूर, आधे में डांटिएगा नहीं। अगर आप डांटेंगे, सारा कुछ करेंगे, तब प्रॉब्लम होगा। इसकी बात चूंकि क्विरिज साइन है, क्विरिज साइन के लिए बर्दाश्त करना, चुप के बैठना बड़ा मुश्किल होता है। उसने अपना रिएक्शन देना ही देना है। अगर आप प्यार से सुनेंगे तो वो काम होगी, अगर आप नहीं सुनेंगी तो वो ज्यादा शिद्दत से सामने आएगी। बिल्कुल, इस पर हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे कि ये रिश्ते आना और फिर वो उनकी ख्वाहिशात कि हम तो ऐसी बहू ढूंढ रहे हैं और उसके बाद जब वो वापस नहीं आते तो जैसी वो बहू ढूंढ रहे हैं आपको लगता है शायद वो क्वालिटीज आप में नहीं है, तो इसमें बहुत मसाइल हो जाते हैं। वापस आके इस पर हम बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक का टाइम है। मॉर्निंग हम लोग अपने सितारे मुकम्मल कर लेते हैं ताकि कोई रह ना जाए। स्कॉर्पियो की बात की थी, अब हम बात करें सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए बड़ा अहम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। मैं इसलिए आज ज़्यादा बात करूंगा कि ये 1-1.5 महीना बड़ा अहम है सेजिटेरियन के लिए, इसलिए कि अभी चंद दिन और उसके बाद फिर अगला दिसंबर तकरीबन 22 तक सैटर्न मून पोजीशन सन इकट्ठे रहेंगे। मून का तो थोड़े थोड़े दिनों में सन इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, ये पीरियड जब होता है तो ये घरेलू डोमेस्टिक मामलात उस पर इफेक्ट करता है सेजिटेरियस के लिए।
10th हाउस में सर्टन होने की वजह से ये होता है कि आपको अपनी हर मूव एहतियात से लेके चलें। कोई बात, कोई ऐसी चीज जो है वो आपकी रेपुटेशन, सोशल स्टेटस, घर में आपका मुकाम, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है। और ख़ासकर अगले 2-3 दिन, यानी मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सेजिटेरियन के लिए कहूँगा कि ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हो सकता है कि यहाँ कोई फैमिली का प्लान बनाओ, कहीं आने जाने का, कुछ और ऐसी चीज़ होती है और बाकी किसी वजह से उसमें तब्दीली आ जाए, तो वहाँ आपका रवैया या रिएक्शन ज़्यादा बुरा हो सकता है। छोटी सी चीज़ें बड़ी चीज़ बन सकती है। लिहाजा 1-1.5 महीना सेजिटेरियन को ये चाहिए कि ये महसूस करें कि इस वक्त जो हालात हैं ये कुदरत की तरफ से पैदा हो रहे हैं और मेरे लिए पैदा हो रहे हैं कि मैं इसमें कोई गलत अंदाज से रिएक्ट करूं। और मुझे ये नहीं करना, मैं मोहतात होना है। जब आपकी ज़हन में ये चीज़ होगी और जब भी ऐसा कोई कदम होगा तो आपके मजाज के मुनाफी आपके तकलीफ होगी, इमोशनल कोई ऐसी चीज़ होगी, तो आप इस चीज़ को जहन में रखते हुए कोई रद्द अमल देंगे जिससे चीज़ें बेहतर होंगी। ये बड़ा अहम है सेजिटेरियन के लिए। 1-1.5 महीना अपने आप को आपने वॉच लिस्ट पे रखना है, अपनी ही, कोई दूसरे नहीं, अपनी। क्योंकि कोई दूसरा कहेगा तो आपको इरिटेशन होगी, आप कहेंगे कि मुझ पे वो नुक्ताचीनी की जा रही, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सो ये आपका एहतियात का काम है। नेक्स्ट टाइम कैप्रिकैनियन के लिए कि कभी कभी हमें अपने इमोशंस का एहसास अचानक होता है और कैप्रिकैनियन अमूमन हम कहते हैं कोल्ड हैं, अर्थ हैं, फिक्स हैं, मोटिवेटेड हैं, लॉजिकल हैं और रोमांटिक नहीं होते, इमोशनल नहीं होते, लेकिन अब थोड़ा सा चार्ज हो रहे हैं। सही। तो ये एक ऐसा सा टाइम है जिसे अपनी जैसे कहते हैं ना कि ख्यालात, फीलिंग्स, एहसासात से आप आगाह हो रहे हैं और ख़ासकर बड़े रोमांटिक किस्म की फीलिंग, तो इट्स गुड टाइम। और यंग से लेके बूढ़े तक जहाँ कोई ऐसी चीज़ है वो करना चाहिए। टाइम शॉर्ट है लेकिन मैं क्विक से ये बात कहूँगा कैप्रिकैनियन के लिए खासकर कि जब आप मैरिड हैं, खासकर मैं मेल की बात करूँगा, अपने स्पाउस को ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, उसको महसूस करें, उसे नोट करें, कपड़े पहनना, बदलना, जाना आना, तारीफ। ये जरूरी नहीं कि शादी आपने लव मैरिज की उसके बाद बस पता है ना मैं प्यार करता हूँ, कहने की क्या जरूरत है, शादी आसान कर दिया, इरादा मोहब्बत कहना बहुत जरूरी होता है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। और उसके बाद एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन है, यानी आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत से लोगों की वजह से कुछ इश्यूज बन रहे हैं। शायद आपकी मैनेजमेंट कमजोर है या आप कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं और वो आपको सही पिक्चर नहीं दिखा रहे। तो लिहाजा ये वक्त इस तरह का होता है कि आप सुने भी, देखें भी और चीज़ों को अपने तौर पे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा, तब आपके सामने एक ट्रू पिक्चर आएगी। पाइसिस साइन में जब हम देखते हैं तो टेक फैमिली अलोंग, यानी आप अपने फैसलों में, अपनी चीज़ों में अपनी फैमिली को साथ लेके चलिएगा। यही नहीं बल्कि अगर आपकी कोई ऐसी सोशल कमिटमेंट एक्टिविटी के बाद शाम को जाना है तो कोशिश कीजिएगा कि तन्हा ना हो, अपनी फैमिली को इस वीक में अपने साथ साथ रखिएगा ताकि उन्हें तन्हाई का एहसास ना हो। ये हमारे स्टार्स मुकम्मल हो गए। आपको जितने हमने मशवरे दिए प्लीज अपने पल्ले से बांध लें और अगर आपका भला हो जाता है तो हमें दुआएं जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके मशवरे बहुत लोगों का भला करते हैं। आई होप आपको दुआएं देते हैं, हम तो आपको बहुत दुआएं देते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आप हमारे पास आते हैं। थैंक यू सो मच। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर डॉक्टर हिना ने जो कि हमारी मेडिकल ऑफिसर है। अस्सलाम कैसी हैं? और रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रोफेसर डॉक्टर बाबर चीमा, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी वेरी गुड। वेरी गुड, आई एम ग्लैड यू आर वेरी गुड। आजकल ज्यादातर लोगों से मैं मिलती हूँ, सो दे आर गोइंग थ्रू द फ्लू वायरस थिंग जो आजकल फैला हुआ है। तो बड़ी खुशी होती है मुझे जब आप लोग ठीक ठाक आते हैं और मेरी दुआ होती है कि मुझसे आपको कुछ लग के आप वापस ना आ जाए, बिकॉज इट्स अ रिकरिंग थिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे हम बात कर रहे हैं जो कि है शुगर, एंड शुगर इज पार्टली अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस एज वेल एज यू वुड से। इज दैट ट्रू? उसको क्यों कहा जाता है ये? बेसिकली ये अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने कि मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, क्योंकि जो डायबिटीज है या शुगर जिसको आमतौर पे कहा जाता है, ये बॉडी के हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं, ब्रेन से लेके हार्ट, किडनीज, नर्व्स, इंटेस्टाइन्स, तो हर जिस्म का पार्ट जब इन्वॉल्व हो जाता है तो आई थिंक ये मुनासिब कहना होगा कि ये मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है। बिल्कुल, इसलिए इसको कहा जाता है कि हर चीज इन्वॉल्व है। अच्छा, एक जनरल जो है कॉन्सेप्ट है कि जिनकी फैमिली में शुगर होता है दे आर मोर प्रोन टू बीइंग डायबिटिक लेटर ऑन, तो इज दैट ट्रू?
50% चांसेस इफ द मदर और फादर दे बोथ आर डायबिटिक, तो 50% चांसेस होते हैं कि जो अल्डर सन हो या कोई भी अल्डर उनका चाइल्ड हो, दे ही मस्ट बी हैविंग शुगर, उसका होता है। अच्छा। तो फैमिली में उसकी हेरिडिटी जो है टाइप 1 डायबिटीज इसीलिए ज्यादा कॉमन है। 70 to 60% हमारी कम्युनिटी में है टाइप 1 डायबिटीज। अच्छा, अगर इसके बारे में थोड़े एलैबोरेट करें हम कि टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज है क्या? टाइप 1 बेसिकली जो है उसमें बॉडी बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, पेंक्रियाज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि टाइप 2 बहुत ज्यादा कॉमन है, तकरीबन 80% जो है वो टाइप 2 है, 10 to 20% टाइप 1 है। अच्छा। तो हेरिडिटी का जो पार्ट है, जो मोरूसी यानी पेरेंट से अगर जिनके है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वालिदैन को है तो 50% से ज्यादा चांसेस है कि बच्चों को भी डायबिटीज हो जाए, अगर दोनों पेरेंट्स को है जी। और उसमें मोरूसी एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। और जो डिस्टर्बिंग चीज ये है कि अब ये डायबिटीज एक एपिडेमिक की तरह जो है वो फैल रही है, और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी पिछले 20 सालों में हुए हैं पूरी दुनिया में, बिल्कुल, और खास तौर से एशियन पॉपुलेशन और साउथ एशियन जो जिसमें इंडिया पाकिस्तान है, तो ये बहुत तेजी से, और ये एक बहुत परेशान कुन ट्रेंड है। बिल्कुल, बल्कि रीसेंट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा है जी, ऐसे rather than the developed countries. Why is that so? उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि रिसर्च शो कर रही है कि जो जेनेटिक एलिमेंट है कुछ एशियन पॉपुलेशन में, उनमें जो उनको ज्यादा प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज के लिए। अच्छा। रेशल और जेनेटिक। अच्छा। और दूसरी जो है कि हमारे पॉपुलेशन जो है उसमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है और एक्सरसाइज का ना होना और अवेयरनेस का ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। खासतौर से हमारे यंग और जो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स हैं, उसमें ये दो चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं। और फिर जो फास्ट फूड और फ्राइड फूड्स, बिल्कुल, स्मोकिंग, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इनसे जो है ये इसका अभी जो एस्टिमेट ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 10 to 11 मिलियन लोग जो है, तकरीबन 1 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। और इसकी जो चांसेस हैं कि हम इस वक्त दुनिया में हमारा 7वां नंबर है डायबिटीज में पाकिस्तान का, बहुत अप देयर, बहुत। और ये रिस्क कह रहे हैं कि 2030 से के आसपास जाके हमारा 4था नंबर हो जाएगा, यानी दुनिया में इस तेजी से पाकिस्तान। और नंबर 1 इस वक्त इंडिया है, नंबर 7 हम है। और इसका दिन ब दिन ये जो पॉपुलेशन में, और अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आधे लोग जिनको डायबिटीज है उनको पता ही नहीं है, वो डायग्नोस्ड ही नहीं है। 50% ऑफ डायबिटिक्स जो हैं they don't know that they are diabetics। अच्छा। सो यहाँ पर जो अवेयरनेस, जो मैं कहूंगा कि जो आपने प्रोग्राम ये किया है, तो लिसनर्स को ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि हम मजीद डिस्कस कर सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनको ये सोचना चाहिए कि उनको डायबिटीज हो सकती है। तो हम इसी को आगे, हमारे पास एक दफा डॉक्टर आसिफ भी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, आई हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म ऑफ प्रैक्टिस, और उसमें जो रीसेंट 10 years है उसमें मेरे पास 80% जो पेशेंट आता है, जो हार्ट पेशेंट होता है, वो डायबिटिक भी होता है, एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दैट दे आर डायबिटिक। मतलब इतनी ज्यादा जो है ये फैल गई है। सो क्या सिम्टम्स होते हैं ऑफ डायबिटीज, किन लोगों को जो है, एक तो हमारे यहाँ बड़ी बुरी आदत है, एक जो आपने कहा एक्सरसाइज, जरूरी नहीं कि आप सुबह उठ के जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं। बाहर का डिफरेंस ये है कि ज्यादातर लोग काम पे भी जब जाते हैं तो वो घर से ट्रेन तक, बस तक, ट्रैम तक चल कर जाएंगे, फिर वहां से ऑफिस तक चल कर जाएंगे। हम लोग गाड़ी, मतलब घर से निकल के गाड़ी से ऑफिस, वहां से चेयर, फिर सुबह 9 से 5 तक चेयर पे, फिर गाड़ी से घर और सोफे पे लेट के टीवी देखना शुरू कर देते हैं। मतलब ये जनरल लाइफस्टाइल है कि कोई आपका जो है चलना फिरना है ही नहीं। तो इसकी वजह से भी जो है एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है हमारे लोगों में। बाहर एटलीस्ट चले, वो एक्सरसाइज नहीं करते तो वैसे चलना बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात जो मैं ये कह रही थी कि आप, हमारे यहाँ लोगों का एक और बुरा मसला है, हम टेस्ट नहीं कराते। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, तीसरी दफा अगर आप जा रहे हैं खांसी के लिए, तो आप कहेंगे ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे, ये तो पैसे बना रहे हैं, ये मैंने टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 ये वाले करा लेता हूँ। खुद
हम जो है असेस कर लेते हैं कि ये करने की जरूरत है, ये नहीं है। और टेस्ट जब तक खुदा ना खास्ता आखिरी स्टेज में ना पहुंच जाए तब तक टेस्ट भी नहीं कराते। तो ये जो आपने बात की कि जिन लोगों को अपेरेंटली कुछ मसला नहीं होगा तो उन्हें नहीं पता होता जब तक कुछ बुरा ना हो जाए कि वो है डायबिटीज है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोफाइल, कि वो टेस्ट नहीं करा। तो किस पॉइंट पे एक इंसान को जाके खुद जो है चेक करना चाहिए कि वो डायबिटिक है? जैसे कि ज़्यादा अगर आपको प्यास लगती है, अच्छा, अगर एक बच्चा है, बच्चों से अगर स्टार्ट करते हैं, उसको ज़्यादा प्यास लगती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीता है और वो यूरिनेशन भी उतनी ज़्यादा आती है, तो उस पे देखना चाहिए। और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, अच्छा, और ही इज़ हेल्दी और 20 भी है, तो फिर पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उसका यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट कराए फॉर शुगर। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा फटीग, इसमें चंद बड़ी गाइडलाइंस आई हैं और बड़े लेट डाउन क्राइटेरिया भी आए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इससे कि हर आदमी जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है उसको अपना टेस्ट शुगर का करवाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और अगर 45 and नॉर्मल above, जी, अगर उसकी हिस्ट्री है, हर आदमी 45 इयर्स के बाद उसको अपना टेस्ट करवाना चाहिए शुगर का, ठीक है। दूसरा हर वो आदमी जिसका वजन ज्यादा है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ज्यादा है, ओबेसिटी और वेट जो है पर्टिकुलरली ट्रंक के आसपास ज्यादा है, तो उसका अगर कोई भी रिस्क फैक्टर के उसके फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव को अगर डायबिटीज है तो उसे जरूर चेक कराना चाहिए। और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये डायबिटीज जो कि पहले समझा जाता था कि ये 40-45 साल के बाद की, अब ये 10 साल के बच्चों को भी ये डायबिटीज हो रही है, 10 से 15-20 साल। तो अब ये रिकमेंड किया जा रहा है कि इवन वो बच्चे जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो एफ्लुएंट क्लासेस हैं उसमें वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, टेलीविजन और सारा दिन, जो पहले कहा जाता था ना कि लोग सारा दिन काम करते थे और शाम को उन्हें रेस्ट की जरूरत होती थी, अब सारा दिन काम करते हैं और शाम को वर्जिश की जरूरत होती है। तो बच्चों को खास तौर से जिनकी वेट, एक तो वेट बढ़ने नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर किसी का वजन ज्यादा है, बच्चा हो या बड़ा हो और उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो उनका जरूर टेस्ट करना चाहिए। और अगर एक दफा में ठीक है तो हर तीसरे साल फिर उनका दोबारा से टेस्ट करना ये भी चाहिए। बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स को जो है ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक तो बच्चों का वेट बिल्कुल ठीक रखें, फिजिकल एक्टिविटी उनको रेकमेंड करें, रेगुलर डाइट में जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो उनको बताएं। और टेस्ट जो है जहां पर जरूर, जैसे हमने कुछ क्राइटेरिया लेट डाउन बताए हैं, तो उसमें टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। और बच्चों को मैं कहती हूँ, मतलब स्टीव जॉब्स ने खुद ये बोला है कि मैंने अपने बच्चों को नहीं दिए किसी भी किस्म के गैजेट्स until they were old enough to get them for themselves, कि वो खुद जब तक नहीं ले सकते। क्योंकि आपका सिर्फ एक तो ये बैठ जाना, मैं आजकल देखती हूँ कि गाड़ी के अंदर कोई भी बच्चा बैठा हुआ होता है तो हर बच्चे के पास अपना अपना टैब है और वो उसके ऊपर लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अगर उस बच्चे की कोई फिजिकल, बचपन में हमें डांट पिटती थी कि दोपहर में बाहर ना जाओ, कि बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं खेलना, घर के अंदर हो। आजकल डांट पिट रही होती है कि प्लीज खुदा का वास्ते थोड़ी देर बाहर खेल आओ, कि थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी हो। और जिस तरह अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, कि छोटे बच्चे जो है बहुत ओबीज हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ फास्ट फूड और ये सब कुछ जो है इतना तेज खाना। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप बाहर से जाके जो खरीद रहे हैं, इवन जो आपका ये फ्रोजन रेडी टू कुक होता है, इसके अंदर भी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट आर नॉट एज नेचुरल एज ऑब्वियसली जो आप फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। तो ऐसे कौन सी खुराक है जो बच्चों की, अगर हम पहले बात करते हैं, एब्सोल्युटली उनको नहीं देनी चाहिए? इसमें डायबिटीज में ये कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ द किडनीज। ठीक है। सबसे पहले ऐसी चीज जो कि आपकी किडनीज को अफेक्ट ना, सॉल्ट, कि बॉडी को ये जरूरत ना पड़ जाए कि वो सॉल्ट को निकाले। किडनीज, गुर्दे जो हैं वो उसको निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूरिन बंदे को आएगा और वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को निकालेगा। ये एक तो पेशेंट को खुद डिफिकल्टी होगी कि विंटर्स में ज्यादा। उसके अलावा कार्ब्स, जैसे कि हम हैवी फास्ट फूड वगैरह ले लेते हैं या हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमें जो हम दूसरा वाला आटा यूज करते हैं, मैदे वाला और दूसरा जो गंदम वाला आटा है, ग्रेन्स, वो बेहतर है। मतलब जितना सिंपल लाइफस्टाइल का। बिल्कुल। आप बाहर कहीं भी चले जाएं तो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज मूविंग बैकवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ
हेल्दी ईटिंग, कि भाई ऑर्गेनिक पे वापस आ गए, वही जो पहले आर्टिफिशियल तरीके से जिसके ऊपर खर्चा ज्यादा होता था वो गाने में एंड एवरीथिंग, वो चीजें सब खत्म हो गई और अब जो रॉ चीजें थी जो पहले ओरिजिनली घरों में उगाई जाती थी वो आपको मजीद महंगी करके ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा के जो है वो खिलाई जा रही हैं और वापस उन्हीं चीजों पे वापस आ गए जो इनिशियली कहा जाता। करेले आई हैव हर्ड अ वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, व्हाई इज दैट सो? क्यों अच्छे होते हैं करेले? अब ये नहीं, आई थिंक मुझे सिर्फ ये पता है कि करेले जो है वो खून साफ मतलब ऑल द करते हैं ग्रीन बहुत वेजिटेबल्स ज्यादा। वो सारी अच्छी हैं डायबिटिक पेशेंट की, क्योंकि हमें फाइबर चाहिए, फाइबर डाइट इंक्रीज करनी होती है डायबिटिक पेशेंट की। अच्छा, फाइबर डाइट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। एक और चीज जो कहा जाता है डॉक्टर साहब कि अगर आपने जैसे फ्रूट इनटेक हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप जूस के बजाय पूरा फ्रूट अगर खा लें तो वो बेहतर है, ये क्यों? जी, ये इसलिए कि जो बॉटल ड्रिंक्स हैं या इवन फ्रेश जूसेस में जी, भी ये कहा जाता है। इवन फ्रेश जूसेस जो उसमें जो फिलिंग एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आप ऑरेंज ले लें या आप कोई भी एप्पल ले लें, तो उसमें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसका जो कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट है और फिर उसका जो उसमें कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आपको फॉर एग्जांपल 2 सेब अगर का जूस आप लेते हैं और 1 सेब ऑन दी अदर हैंड आप खाएं, तो उससे आप कहीं बेहतर है कि आपकी एक वो हेल्दी डाइट जो है वो। और क्या उसमें जूस के अंदर शुगर कंसंट्रेट भी ज्यादा हो जाता है जब आप उसको जी, खासतौर से ये जो पैक्ड जूसेस हैं उसमें तो वो तो बहुत जरूरी है कि उनको अवॉइड किया जाए। तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आपने सवाल किया था कि बच्चों की डाइट में जो एक बैलेंस डाइट जो है वो रिफाइंड शुगर्स कम से कम और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक्स, पेप्सीज और फास्ट फूड, ये प्लस सीडेंटरी लाइफस्टाइल और लैपटॉप्स और जो वीडियो गेम्स, ये इस एपिडेमिक का, डायबिटीज की एपिडेमिक का एक बहुत बड़ा कॉज है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल खेलना, बाहर प्लेग्राउंड्स में फिजिकल एक्टिविटी और वेजिटेबल्स, पेरेंट्स को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसके ऊपर, क्योंकि अब बच्चे, हमारी जो नई जनरेशन है बदकिस्मती से बिल्कुल वेजिटेबल्स के तो करीब भी नहीं जाना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल दे डोंट लाइक दैट। प्रिजर्वेटिव्स पे भी हम बात करेंगे क्योंकि आजकल आप घर कोई भी चीज ले आए, आप घर का दूध ज्यादा पियो तो वो भी जो है आपको प्रिजर्वेटिव्स के साथ ही मिलता है। आप कोई भी चीज जिसकी भी शेल्फ लाइफ जो है वो महीने 2 महीने से ज्यादा है और अदरवाइज वो ऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल है, उसमें प्रिजर्वेटिव जरूर होंगे। बेशक उसके एडवर्टाइजमेंट जितना मर्जी कह दे कि इससे पाक और उससे पाक, उसमें जरूर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत मेजर कॉज है इन कॉजिंग ऑल दीज न्यू फाउंड डिजीजेस, इतनी ज्यादा जो एपिडेमिक में आ रही है। इस पर भी हम बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं हम आज? बड़ा मुश्किल सा कुछ नाम था, आधा मैंने स्किप कर दिया। लेगेडियर बफलो चिकन है। ठीक है जी। और उसके साथ हम बनाएंगे अपना रेड बीन जो है स्टर फ्राइड में। स्टर फ्राइड रेड बीन, अच्छा ये मैं पहली दफा सुन रही हूं। जी, डायबिटीज पेशेंट के लिए दोनों ये चीजें जो है बेहतरीन चीजें हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए। दे वेरी प्रोटीन रिच एज वेल। ठीक है, जबरदस्त। एक दफा हम इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें। मैं बता देता हूँ आपको। देखने में तो बड़े मजे की लेगेडियर चिकन है, उसके लिए 2 ब्रेस्ट है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक पेपर लाइट सी, सॉल्ट हल्का सा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें हल्का सा एक ऑयल डालेंगे इसमें हम, ठीक है। चीज होगी, क्रीम होगी, मिल्क होगा। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है। Sounds और very ये interesting. नूडल्स होंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो अपना रेड बीन है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैप्सिकम, ठीक है, ग्रीन ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ठीक है, और ये अपना सेसमी सीड, ठीक है, सफेद तेल, ठीक है, जबरदस्त। और चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस। ओके, अभी मैरिनेशन भी करनी है हमने इसकी? मैरिनेशन तो इसकी ये है कि नॉर्मली मैरिनेशन है, इसमें कोई मतलब ज्यादा नहीं है। ये सब कुछ जो हल्का सा पकाने में यूज आपने होगा। बस इसको आपने हल्का सा सिर्फ शो करना है, सॉल्ट। ठीक है, बस उसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाए जी। थोड़ा सा। ठीक है, सॉल्ट और पेपर, लाइट सा, सिर्फ लाइट सा, ज्यादा आपने नहीं डालना।
ठीक ठीक है है। इसको दोनों साइडों से आपने ऐसे ठीक है, हल्का सा, हल्का सा, सिर्फ हल्का। ठीक। और फिर हम इसको जी, साथ साथ इसको ही जो है हम सब ग्रिल कुछ पैन करेंगे। पे ठीक है, हम स्टार्ट कुक करते हैं। करेंगे। हम साथ बड़ा अंग्रेज मैरिनेशन है जो इस वक्त हमने किया है ना, हल्की सी सॉल्ट एंड पेपर हल्के की, से। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ग्रिल पैन यूज करें इसको पकाने के लिए। जी, grill pan और use ये जो है करें। हम साथ जो है आप शुरू फ्राई करते पैन हैं। में भी पका सकते हैं, ठीक जरूरी है। नहीं है कि ग्रिल पैन पे पकाएं। हाँ, लेकिन फ्राई अगर पैन आपके पे पास भी है आप तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। जी, वो नहीं तो तो जाहिर वैसे। बात है, फिर ग्रिल का निशान आ जाएगा उस पर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं ये मोटापे में और इसमें क्या रिलेशन है शुगर में? मोटापा जो है ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का। अच्छा। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ हम बात कर रहे हैं, कि इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, अच्छा। लेकिन इंसुलिन जो है वो एक्शन अपना नहीं मुकम्मल तौर पर कर सकती, और ग्लूकोज जैसे हम जो खाते हैं उसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो यानी एक बॉडी इंसुलिन को मुजाहमत करती है। अच्छा, जी, इंसुलिन तो मौजूद है लेकिन इंसुलिन इफेक्टिव नहीं हो रही। इफेक्टिव नहीं है, जी, ठीक है। और जो मोटापा है ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। अच्छा जी, सही। तो इसको आजकल एक टर्म यूज करते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें ओबेसिटी, मोटापा, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल, अच्छा। ये सारी चीजें मिलके तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं, जो कि हमारे यहाँ अगेन ये साउथ एशियंस में ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। जी। अच्छा, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं वो यूजुअली मोटे भी होते हैं। मतलब आपको डायबिटीज से आप मोटे होते हो कि ये बस एक मतलब कोरिलेटेड? बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती, इंसुलिन उतनी उसको एनर्जी में यूटिलाइज नहीं कर रहा होता, मास ज्यादा होता है, जैसे सर ने कहा था BMI, तो इंसुलिन बॉडी को एनर्जी को पूरा ही नहीं कर रही होती जितनी उसकी डिमांड होती है। अच्छा। और इसीलिए ज्यादा मोटे लोग आपने देखा होगा जल्दी थक जाते हैं, फटीग में चले जाते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि दे डोंट गेट एनर्जी। अच्छा, तो फिर तो शुगर पेशेंट्स के लिए क्या वेट लूज करना भी आसान है कि नहीं है? आसान है वेट उनके लिए, कार्डियो एक्सरसाइज जिनसे हार्ट रेट इंक्रीज हो, जैसे वॉक हो गई, रूम के अंदर ही वॉक कर रहे हैं, या वॉक ड्यूरिंग कॉल पे भी हो तो फिर भी वॉक कर रहे हैं, या अपने बाहर लॉन में वॉक कर रहे हैं, उनके लिए वॉक भी उनके लिए है कि या स्लीप, डिप्राइव ऑफ स्लीप। अच्छा। अगर उनकी नींद नहीं भी पूरी होती तो भी उन्हें, क्योंकि ज्यादा भूख लगेगी, जितनी नींद पूरी होगी उन्हें कम से कम 1 आवर से 60 कैलोरीज तो आपको मिलती हैं, ठीक है। एनर्जी मिलेगी। सही। अच्छा, एक और चीज, हार्ट डिजीज से क्या लेना देना है शुगर का? हार्ट डिजीज एंड शुगर। जी, ये बात बड़ी अहम है कि हार्ट डिजीज जो है वो शुगर में जो डेथ होती है उसका नंबर 1 कॉज हार्ट डिजीज है। अच्छा जी। अच्छा। और हर शुगर का पेशेंट जो है, जो जब उसको शुगर डायग्नोज हो तो डॉक्टर का और पेशेंट को भी ये चीज पता होनी चाहिए कि उसमें अंडरलाइंग हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा जी, और उसके मुनासिब टेस्ट होने चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि शुगर पेशेंट की जो सबसे ज्यादा डेथ जो है वो हार्ट डिजीज की वजह से होती है। अच्छा। और उसके लिए उसकी स्क्रीनिंग, उसके मुनासिब टेस्ट और फिर मुनासिब जो ट्रीटमेंट है वो हार्ट डिजीज की वो जरूर होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब इज इट गारंटीड कि जिसको शुगर है उसको हार्ट डिजीज भी होगा कोई ना कोई? उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। चांसेस ज्यादा हो जी, जाते बहुत हैं। ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो एक जिसको माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर, यानी छोटे खून की नालियां और बड़ी खून की नालियां। ठीक है। तो 50% लोग जो डायबिटीज जिनको होती है, टाइप 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होती हैं। तो ये बहुत हाई परसेंटेज है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और जब डायग्नोसिस हो शुगर की तो उनमें इसकी स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी ताकि चाहिए। मतलब आप एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाए, करेक्टिव मेजर्स जो है वो ले सकें। वो जल्दी क्योंकि अब एक ले बात है सकें। कि कार्डिक जो पेशेंट्स हैं सर, जैसे हमारे वाले हैं, उनको जैसे हार्ट अटैक होता है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको पेन नहीं होता, पेन लेस होता है। जो दूसरे नॉर्मल पेशेंट्स है जिन्हें खाली ब्लड प्रेशर, उनको पेन होगा, हमें पता है कि चेस्ट की लेफ्ट साइड पे पेन है तो हार्ट का ही पेन है, डायबिटिक पेशेंट में पेन ही नहीं होता। ये अच्छा, मतलब वो जी। एंजाइना पेन्स जो होती है जिसको कहते हैं वो होती ही नहीं है। अच्छा, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब हार्ट अटैक क्योंकि उनकी नर्व्स जो हैं साइलेंट हार्ट अटैक इसको बोलते हैं। शुगर की वजह से उनकी नर्व्स जो है सारी नमनेस इसीलिए हो जाती है, क्योंकि वो सारी नर्व्स को भी शुगर अफेक्ट करती है। शुगर इफेक्ट करती है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज होती है डायबिटिक फुट, जब ये होता क्या है? और मतलब आई हैव हर्ड
कि अगर किसी का ये वाला ऑपरेशन हो जाए तो उसकी बाकी लाइफ प्रॉबेबली मैक्सिमम 5 years तक ही लिमिटेड हो जाती है. So जी, ये another important issue that you have raised, ये कहा जाता है कि जो नॉन ट्रॉमेटिक जो है एम्पुटेशन, जिसको कहना चाहिए कि आप किसी की टांग कट जाए हादसे के अलावा, तो उसमें 50% से ज्यादा वो डायबिटीज की वजह से है. गैंग्रीन जो है, डायबिटिक फुट जो है, और वो उसकी इब्तदा है. अच्छा. और उसमें इन्फेक्शन हो जाना, फिर जैसे क्यों हो जाता कहा है ये? क्यों हो जाता है कि सेंसेशंस जब लूज हो जाती हैं, हाँ. तो डायबिटीज का जो पेशेंट जब चलता है तो उसकी सेंसेशन नहीं होती. अच्छा. और उसमें पांव जख्मी होने के चांसेस होते हैं, और जब जख्मी हो जाए तो इन्फेक्शन हो जाती है. फिर एक और एलिमेंट, जैसे हमने कहा कि खून की नालियां जो हैं उनमें वो बंद होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है. सो इसमें 2-3 पहलू हैं कि एक जो नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट, दूसरा पाँव में जख्म हो जाना, बिल्कुल, तीसरी जो ब्लड वेसल की नैरो हो जाना और ब्लड की सप्लाई कम हो जाना. सो ये सारे मिलके अगर शुगर के पेशेंट को जख्म हो जाए तो उसका बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि वो जख्म बढ़ता चला जाता है. और बाजुकात वो फुट या लेग की एम्पुटेशन या टांग काटने की जरूरत. और जैसे मैंने कहा कि 50% से ज्यादा एम्पुटेशन जो नॉन ट्रॉमेटिक हैं वो डायबिटीज की वजह से हैं. डायबिटीज. जी. अच्छा. तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको अपने पाँव का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए. अच्छे शूज पहने, कॉटन की सॉक्स पहने, और जो जब भी अपना पाँव धोएं वुजू के लिए, या जब, तो पाँव को अच्छी तरह से नरम तौलिए के साथ ड्राई करें. सो फुट की केयर जो है, ये शुगर की मैनेजमेंट का एक बहुत अहम पार्ट है. क्योंकि वो एम्पुटेशन, फिर उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी वो आपको पता ही है. और उसके बाद कितना, मतलब इज इट ट्रू कि फिर आपकी जो लाइफ स्पैन है वो 5 years का रह जाता है आफ्टर द एम्पुटेशन? जी, एम्पुटेशन का मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बड़ी एडवांस हो चुकी हैं. बिल्कुल. ब्लड सप्लाई फुट की अगर कम है तो इसका मतलब है कि बाकी भी बॉडी में, जिस तरह स्ट्रोक है, फालिज है, या हार्ट अटैक है, बिल्कुल, या एक और बहुत अहम जो गुर्दे का किडनी फेलियर है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं. बिल्कुल. तो ये 3 जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि फुट का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, फालिज, और किडनी फेलियर, जिसमें बाद में डायलिसिस की जरूरत. तो फिर आईज की कॉम्प्लिकेशंस, जो ब्लाइंडनेस, लाइक वी सेड, पूरे सारे ऑर्गन्स को आपके ये इफेक्ट करता है. बिल्कुल. अच्छा, एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं पूछती हूँ, जिसके अंदर कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के जख्म जो है वो जल्दी हील नहीं करते. तो पोस्ट सर्जरी क्या आपके जो है वो प्रिकॉशंस होने चाहिए एंड एवरीथिंग, क्योंकि हीलिंग के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है. पहले मैं इधर आ जाऊँ. यहाँ पर हमने इसके अंदर डाली है पहले क्रीम डालने के बाद हमने चीज और मिल्क को हमने मिक्स कर लिया. ठीक है. मिक्स करने के बाद हमने इसमें कन्वर्ट किया. ठीक है. उसके बाद हमने इसको थोड़ी सॉस बनाई, फिर उसके अंदर हमने ये पास्ता ऐड कर दिया. यहीं पर ऐसे ही एज इट इज इतना मजे का लग रहा है मुझे, चीज क्रीम के साथ. और ये जो है अभी हमारा चिकन साथ साथ ग्रिल हो रहा है. ठीक है ना. ठीक है. अभी हम बनाएंगे इसके बाद रेड बीन्स. ठीक है. वो हम साथ साथ फ्राई करेंगे. जी जी. अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए कि जिस तरह की ये है क्रीम है या चीज है या जितने भी ये रिच फूड्स हैं, आर दे गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स? नो, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. सो इन डायबिटिक पेशेंट्स में हमने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ही रिड्यूस करना है. ठीक है. तो उसको जो है थोड़ा सा उसका इनटेक बैलेंस ये नहीं कि वो बिल्कुल ही छोड़ दें, या ये वो अगर वो बहुत ज्यादा लेते थे तो वो रिड्यूस कर लें, उसको कम मिकदार में लेना शुरू कर दें, महीने में 1 दफा लेना शुरू कर दें. हर चीज को थोड़ा सा बैलेंस करके खाएं. जिस तरह उस दिन हमें एक कॉलर ने कहा था कि मुझे पालक बहुत ज्यादा पसंद है और यूरिक एसिड जो है वो मेरा बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूं. तो उन्होंने कहा था कि आपको बहुत ही थोड़ी जो है मिकदार में खाना होगा. डॉक्टर साहब, आपको मैं थोड़ी जहमत दूंगी अगर आप इधर आ जाएं मेरे पास, इफ दैट इज ओके, क्योंकि हम इस वक्त जो है खाने पीने की ही चीजें अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास एक चार्ट है और हम ये आपको बता देते हैं. मैं साथ साथ पढ़कर भी आपको बताना चाहूंगी कि हमने बात की हुई है यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ अगर आपको नजर आ रहा है, हम क्लोज में भी दिखा देते हैं कि इन अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें और जब भी इस्तेमाल करें निहायत कम मिकदार में इस्तेमाल करें. तो इस पे अगर डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, कलेजी, जानिए क्यों हम लोगों ने इस तरह की चीजें कम बताई हुई हैं?
देखिए कुछ अशिया, ये आपने बड़ा अच्छा चार्ट बनाया है, आई मस्ट से ये मेरी रिसर्चर्स को जो है इसका क्रेडिट जाता है जी। बिल्कुल। तो इसमें कुछ चंद अशिया हैं जो डायबिटीज के पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, या कभी अगर चेंज ऑफ टेस्ट के लिए, तो आपने सबसे क्लेजी लिखा है। क्लेजी की इशू ये है कि क्लेजी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है। ऑल्दो ये अच्छा सोर्स आयरन का भी है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। बाकी जैम तो आप समझ सकती हैं कि इसमें शुगर है, चॉकलेट्स, जेलीज, टॉफीज, शहद, क्रीम वाले बिस्किट्स, आइसक्रीम। तो आई थिंक मक्खन भी हमने मना किया है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ये वो कंटेंट चीजें जिनका कंटेंट कोलेस्ट्रॉल कंटेंट और शुगर कंटेंट, जो इमीडिएट शुगर्स है ना, एक जो जिसकी ये हम बात करें, ये रिफाइंड शुगर्स हैं। फॉर एग्जांपल शक्कर, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड से मुराद ये है कि आपने जो ही खाया फौरी तौर पर वो ब्लड में ग्लूकोज की सूरत में शामिल हो गया, विच इज नॉट गुड। व्हाट यू वांट इज कि आप वो चीज खाएं जो स्लो एब्जॉर्प्शन हो। फॉर एग्जांपल तो नीचे आपने जो ही ये जो है बेसनी रोटी है, दही, अंडे की जर्दी, या अंडे की जर्दी में ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करें, कभी कभार ये बहुत ज्यादा नहीं यूज करनी। इसी तरह ये पराठा, पूरी, ये सब अपने एहतियात से इस्तेमाल ये जो है ये ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभार इंसान अगर कभी आप चेंज ऑफ टेस्ट करना चाहें। और उसके बाद आपने जो लिखा है कि कैलोरीज पूरी करने, कैलोरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी डायबिटिक है उसकी फूड का 40 to 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में ही आपकी जो एनर्जी नीड्स हैं, और अबाउट 20% से 25% जो है वो प्रोटीन से, और 10 to 15% फैट्स। ठीक है ना? सो ये बॉडी की कंपोजिशन है। अब आप खुद अपनी डाइट को इस तरह से प्लान कर सकते हैं अपने वजन के मुताबिक, आपने अपनी डेली कैलोरी नीड्स की खातिर कि आप कितनी कैलोरीज आपको जरूरी हैं। ठीक है। तो जो मेजर आपकी फूड होगी वो, जैसे आप रोटी हर डायबिटीज के पेशेंट को खानी चाहिए। ठीक है। और आलू, मटर, दालें, अब ये सारी वो चीजें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं, लेकिन ये इमीडिएटली रिफाइंड शुगर्स की तरह एकदम ये ब्लड में जाके शामिल नहीं हो जाते, नहीं होती, बिल्कुल। और ये आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते हैं, और बॉडी की जो कैलोरी नीड्स हैं ये कैलोरी नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है। फिर ये मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना। दलिया, जी हाँ, दलिया है, चने, शलजम, ये आप रीजनेबल क्वांटिटी में जो है वो। और फिर एक वहां पर अब इसमें जैसे कहा जाता है कि शुगर का पेशेंट जो है ना, उसको कोई एहसास महरूमी नहीं होना कि मेरी ये कोई पनिशमेंट है। डायबिटीज इज नॉट अ पनिशमेंट। यू कैन स्टिल एंजॉय योर लाइफ बाय पिकिंग एंड चूजिंग, और अपना मेन्यू जो है वो खुद करके, तो यू कैन रियली एंजॉय, एंजॉय गुड फूड। और ये सारी चीजें हैं, इसको बैलेंस करके। बल्कि मुझे लगता है आपको तो एक मौका मिला है कि मजबूरन ही सही, बट यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ। जी एब्सोल्युटली। और जब ऑयल की कंटेंट लो करके, तो जितनी भी ब्रॉडली सब्जियां हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप करेले की बात कर रही थी, तो सारी सब्जियों की तरह शिमला मिर्च, जितने भी आप ये हैं ये, लेकिन आपने बड़ा अच्छा ये लिखा है, मैं आई मस्ट से अगेन कि यू हैव डन वेरी वेल, कि ऑयल की क्वांटिटी को, यानी फ्राइड चीजें, जो आपका मैसेज है, जो मैं अंडरस्टैंड करूं कि फ्राइड चीजें जो हैं उनको अवॉइड करना, कम से कम मिकदार में, कम से कम। जाहिर है टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत ऑयल यूज करें। ये कुक आपके सामने है, वो आपको बताएं। हमारे शेफ जो है बहुत मजे का इस वक्त। ये मैं आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये बीन्स वैसे ही मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, रेड बीन्स, और इनको हमने हल्के से ऑयल में जो है फ्राई किया है, और साथ में हमने स्प्रिंग अनियंस का यूज किया है। यस, और इसमें स्प्रिंग ऑनियन, ठीक है, और साथ सोया सॉस। ठीक है। अभी ये साथ हमारा सब कुछ है कुक हो रहा है। हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको इसकी फाइनल शेप दिखाते हैं। वेलकम बैक टू मी इक्ती मॉर्निंग। हम लोगों ने बहुत सारी वजूहात की बात कर ली है इस वक्त कि क्यों होती है डायबिटीज।
तो एक आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, उसके बाद हम जो है ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, वो है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन में जो डायबिटीज़ होती है तो उनको क्या स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए? पहले तो ये कि बिफोर कंसेप्शन उन्हें अपने, अगर दे आर डायबिटिक तो उन्हें डॉक्टर को बताना चाहिए, उससे एडवाइस लेनी चाहिए, फॉलोअप चेकअप्स कराने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेजेस के, अबॉर्शंस के। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर तो वो पहले ओरल मेडिसिन लेनी है, जैसे कि ओरल डायबिटीज़ की कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेनी है, तो उन्हें फिर वो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू देयर शुगर लेवल्स वो फिर उन्हें शिफ्ट कर देते हैं टू इंसुलिन, ताकि वो प्रॉपर्ली कंट्रोल रहे, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए उन्हें रेगुलरली चेकअप्स कराने चाहिए और डॉक्टर से हाइड नहीं करना चाहिए कि दे आर डायबिटिक। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को प्लीज जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है वो जरूर बताएं, सो दैट दे कैन ट्रीट यू अकॉर्डिंगली। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको नहीं दी जा सकती उस वक्त। अच्छा जी, अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं डायबिटीज, ट्रीटमेंट के 2-3 बड़े मेजर पार्ट्स हैं। और पहली चीज जो ट्रीटमेंट में आती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइटरी जो मैनेजमेंट है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप 10% ऑफ द बॉडी वेट लूज कर लें, फॉर एग्जांपल अगर किसी का वजन 80 किलो है तो 10% वो 8 किलोग्राम्स बन जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि एक आदमी को उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े, तो आप ड्रग्स को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपना बॉडी वेट जो है वो, जैसे मैंने कहा कि 10% बॉडी वेट लूज कर लें। दूसरा जो रेगुलर एक्सरसाइज है, जो रिकमेंडेड है कि कम से कम हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज, ठीक है, जो आप स्प्रेड कर सकते हैं वीक में, तो आप 30 मिनट रोज कर लें, या जिस तरह भी हफ्ते में आप 40 मिनट करें, और उसको 150 मिनट्स पर वीक के ऊपर उसको स्प्रेड कर लें। ठीक है। और फिर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चंद मेजर जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो मैं बता देता हूँ कि एक तो डाइट जो है वो रिफाइंड शुगर्स हमने पहले बात कर ली कि वो नहीं होनी चाहिए, वो तो आप हटा दें, बिल्कुल। दूसरा जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, बहुत जो है वो कि आप सुबह बहुत हैवी नाश्ता करें, पराठा खा लें और साथ में अंडा और बहुत सारी चीजें, और फिर रात को खाएं, ये शुगर के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ठीक है, खाना थोड़ा थोड़ा और बार बार खाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और जो उसमें सब्जी, फ्रूट, दूध और दही बेहतर है कि उसमें उसको फैट फ्री अगर हो, लो फैट जी, पोल्ट्री और फिश और लीन मीट। सो जो प्रिंसिपल्स हैं डाइट के, जैसे मैंने रिपीट कर देता हूं कि उसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, लीन मीट, पोल्ट्री एंड फिश, ठीक है, ठीक है, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स विच शुड बी लो इन फैट्स, एग्जैक्टली। और फिर ट्रीटमेंट का जो हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर वो डिपेंड करेगा कि आपकी डायबिटीज किस स्टेज पे है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर अर्ली स्टेज है जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं, यानी डायबिटीज से अभी जरा सा पहले लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, हाँ। तो उसमें भी ये स्टडीज, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टडीज ने शो किया है कि आप 10 साल तक अपनी डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, जी, कि अगर आपकी जो प्री डायबिटीज में है तो हो सकता है कि आपको कभी डायबिटीज ना हो, अगर आप अपना वेट कंट्रोल कर लें, फूड। और ये मैं चाहता हूं कि आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो ये है कि आप टेस्ट करवा लें, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, वेट लॉस अगर ये करें तो मे बी कि आप कभी डायबिटीज की दवाई की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, टाइम हमारा बहुत कम रह गया, एंड आई थिंक द मोटो ऑफ द स्टोरी टुडे इसके जितने भी हमने आपको चीजें बताई हैं कि आप फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक स्टैग्नेंट आपका लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए कि बस बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर नॉर्मल इंसान अगर इस क्राइटेरिया के ऊपर चलना शुरू हो जाए तो शुगर क्या किसी भी बीमारी से जो है वो बच सकता है, बिकॉज दिस इज हेल्दी लिविंग। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं इन्हें वैसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर हमने जो चार्ट्स लगाए हुए हैं, अगर थोड़ा सा आप इस पाई चार्ट को देखें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ब्रेड, सीरियल्स एंड पोटेटोज ये सबसे ज्यादा है इसमें, देन देयर इज मीट, फिश,
एंड अदर्स, फैट एंड ब्रदर्स, मिल्क एंड डेयरी जो है ये छोटी छोटी क्वांटिटीज में, इस तरह आपने अपना जो है खाने को डिवाइड करना है। और बाकी हमने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि फॉलो दिस डाइट प्लान। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आपका होगा तो आप हर किस्म की बीमारी से जो है वो बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। आप लोगों को दुआएं हैं उन सब लोगों की जिनका जो है भला होगा आपकी ये बातें सुनकर। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन लुकिंग फॉर अ क्योर। मैं हमेशा ही कहती हूँ जान है तो जहान है। अपना बहुत ख्याल रखें और आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।